नमस्कार आप सभी के लिए। तो ये आज आपका एडिटोरियल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा किसने है? ये लिखा है, दो लोगों ने लिखा है, ये नीरव पटेल जी ने और आनंद रघुरामन जी ने। किस बारे में बात कर रहे हैं? ये बारे में बात कर रहे हैं हमारे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है भारत के अंदर, उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि इन सभी परिस्थितियों के बिटवीन जो महामारी आपने देखी, साथ ही साथ जो आपने आर्थिक हालात देखे उससे उत्पन्न हुए, उसके बाद भी क्यों एफडीआई भारत में बढ़ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। एशिया वॉचर्स ऑब्जर्विंग चाइना आर एवर वॉल मिसिंग द रियल इकोनॉमिक शिफ्ट एट प्ले। तो यहाँ पर जो एशिया के जो वॉचर्स हैं या जो देखने वाले हैं और जो चाइना को ऑब्जर्व करते हैं, तो एवर वॉल हर किसी से ऊपर, वो क्या किस चीज को मिस कर रहे हैं कि जो वास्तविक रूप में जो इकोनॉमिक शिफ्ट हो रहा है उस चीज को क्या कर रहे हैं? मिस कर रहे हैं। और वो इकोनॉमिक शिफ्ट है क्या? दैट दिस इज इंडियाज इकोनॉमिक डिकेड, कि ये जो डिकेड है मतलब 2021 से 2030 का समय, वो किसका है? इंडिया का समय है। डिस्पाइट सीईओ एंड इन्वेस्टर्स अलाइक हैविंग फेस्ड ईयर इफ नॉट डिकेड्स of false start in subcontinent, it is undeniable that almost every major global company is either contemplating or operating on the assumptions that India is a key part of their growth story। तो यहाँ पर अगर आप false जो assumption होते हैं उन सबको नज़रअंदाज कर दें और जो भी फॉल्स अजम्पशंस को मतलब नज़रअंदाज करते हैं, और अगर रियल स्टोरी की बात करें तो जितने भी सीईओ हैं, जितने भी आर्थिक विश्लेषक हैं, वो सिर्फ एक ही बात को दोहरा रहे हैं कि इंडिया जो है उनकी सक्सेस स्टोरी का एक प्रमुख रोल अदा करने वाला है। एफडीआई इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, गूगल, फेसबुक, वॉलमार्ट, सैमसंग, फॉक्सकॉन and Silver Lake have been just a handful of the firms that made big ticket bets on India's 2020। तो यहाँ पर जो गूगल है या ये कुछ चुनिंदा कंपनियां हैं जो कि मतलब एक महत्वपूर्ण रूप से क्या अपनी बाजी लगा रही हैं इंडिया के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करके। एज अ रिजल्ट, इवन एज इंडिया एक्सपीरियंस्ड वन ऑफ द वर्ल्ड शार्पेस्ट इकोनॉमिक कंस्ट्रक्शन, it also saw the fastest growth in foreign direct investment inflow among all major economies last year। तो जैसा कि आपने देखा कि कोरोना के कारण इंडिया ने सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक तंगी देखी या उसका सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिकुड़न हुई उसकी जीडीपी में। लेकिन आपने साथ ही साथ उसी दरमियान एक और चीज़ देखी होगी कि भारत में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। कंपैरिजन अगर और दूसरे देशों के बारे में कंपेयर किया जाए तो इंडिया 60 बिलियन प्लस टैली फॉर न्यू एनुअल एफडीआई इक्विटी इनफ्लो वाज लार्जेस्ट एवर हॉल एंड माइलस्टोन इन द एजेंडा ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज गवर्नमेंट इन इट्स सेकेंड टर्म। तो ये जो लगभग 60 बिलियन का जो पिछले एक साल में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी के सेकंड टर्म में सबसे ज्यादा आने वाला पैसा आप कह सकते हो। दैट इंडिया शुड इमर्ज एज लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर एफडीआई माइट स्ट्राइक सम ऑब्जर्वर्स एज अनएक्सपेक्टेड आउटकम। तो यहाँ पर जो मतलब रियल रूप में जो ग्रोथ दिखाई दे रही है एफडीआई में इंडिया के अंदर, वो जो कई जो ऑब्जर्वर हैं उनको क्या कर रही होगी? अनएक्सपेक्टेड आउटकम उनके हिसाब से दिखाई दे रही होगी, या जो ऑब्जर्वर्स थे उनके हिसाब से ये चीज़ नहीं होनी थी। लेकिन एफडीआई आया इंडिया में, इतने ज़्यादा एफडीआई आया तो उनके लिए ये एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम है। इट इज़ सर्टेनली वन दैट डिजर्व पार्सिंग। इंडीड, वास्तव में a significant share of India's FDI inflow arose from foreign direct investment directed solely at Reliance Jio। Meanwhile, India's latest FDI total still lag behind the highest tally in other markets such as China and Brazil। अब एक यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया वो सबसे पहली बात तो सिर्फ रिलायंस जियो में मोस्टली जो आया वो कहाँ आया? रिलायंस जियो के अंदर आया। दूसरी बात, जो टोटल अभी एफडीआई आया है वो फिर अभी भी चाइना और ब्राज़ील में आने वाले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से बहुत कम है।
फिर क्या है, एडॉप्टिंग टू इंडियन मार्केट। 3 decades after its economy was liberalized, India remain a complex and challenging place to do business। तो यहाँ पर 30 साल हो गए जब से इंडिया ने क्या आर्थिक नीति को उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीति आपको मालूम होगा 1991 में अपनाई थी। उसके बाद भी अभी भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग बनी हुई है इंडिया की इकोनॉमी बिजनेस करने के लिए। Frequent shift in this policy landscape and persistent market access barrier are standard complaints levied against India by the business community। तो यहाँ पर जो कई प्रकार के हर्डल होते हैं और कई प्रकार के जो बैरियर होते हैं वो जो बिजनेस समाज है या बिजनेस कम्युनिटी है उसके द्वारा आरोप लगाए जाते हैं कि इंडिया में इस प्रकार की चुनौतियां हैं और जिसके कारण वो बिजनेस करने में उनके लिए दिक्कत होती है। Meanwhile, the Modi government push to build a self-reliant India has rattled skittish investors and smaller companies that lack the resource of navigate on the ground hurdles। तो जो मतलब सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर भारत में जो सहयोग देने वाले जो वो मतलब इन्वेस्टर्स हैं या जो कंपनीज हैं वो उनकी भी हालत अभी ऐसी है कि उनके पास इतने रिसोर्स नहीं है कि जो ग्राउंड में जो हर्डल होती हैं या परेशानियां होती हैं उनको अच्छी तरह से नेविगेट कर पाए। स्टिल लीडिंग कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स सी द इंडियन मार्केट डिफरेंटली। लेकिन फिर भी जो लीडिंग कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के मार्केट को क्या एक अलग नजरिए से देख रहे हैं वर्तमान में। दे रिकॉग्नाइज दैट डूइंग बिजनेस इन इंडिया और एनी इमर्जिंग मार्केट फॉर मैटर कम विथ इनहेरेंट रिस्क बट दैट अडॉप्शन इन अप्रोच इज क्रिटिकल टू सक्सेस। तो यहाँ पर जो भी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो ये सब मानते हैं इस बात को कि भाई कहीं पर भी जो इमर्जिंग या विकासशील इकोनॉमी है वहाँ पर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसकी कुछ आंतरिक रिस्क होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब आप फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार के अप्रोच या इस प्रकार के माइंड सेट से अगर आप इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल मतलब बहुत कठिन हो जाता है कि वो सक्सेस होगी भी कि नहीं होगी। क्योंकि अगर आप इस माइंड सेट से वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो साथ ही साथ आपके मन अंदर इस बात की भी आशंका है कि आपका बिजनेस सक्सेस होगा कि नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे हैव द विजन टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर द रिस्क वर्थ टेकिंग गिवन द स्केल ऑफ इंडियाज अपॉर्चुनिटी। लेकिन एक प्रमुख बात ये भी है कि इसको वो एक विजन की तरह ले रहे हैं और मतलब उनका ये कहना है कि भाई ये एक उपयोगी रिस्क हो सकती है और जो इंडिया की जो सेल्फ रिलायंट इंडिया है उसको बनाने की एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी वो लोग इस चीज को ले रहे हैं। 4 crore dynamic drive this calculus and explain why multinational company are making India an essential part of their growth story। तो यहाँ पर इन्होंने 4 एक प्रमुख कोर एरिया इन्होंने दर्शाए हैं कि क्यों आखिरकार मल्टीनेशनल कंपनी अपनी ग्रोथ स्टोरी को इंडिया में इन्वेस्ट करके ही सक्सेस बनाने की कोशिश कर रही है। पहला क्या है, सी डेमोग्राफिक what India offer through its nearly 1.4 billion people and their growing purchasing power in uniquely valuable for multinational with global ambitions। तो यहाँ पर जो हमारी इतनी बड़ी डेमोग्राफी है, हमारा इतना बड़ा जन समूह है, 1.4 बिलियन पीपल है और उनकी साथ ही साथ परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो ये एक प्रमुख की महत्वपूर्ण वो है, एक क्राइटेरिया है जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हैं। नो अदर कंट्री आउटसाइड ऑफ चाइना हैज मार्केट दैट हाउस नियरली 1 in 6 पीपल ऑन प्लानेट एंड राइजिंग मिडिल क्लास ऑफ 600 million। फेल्यूर टू complete for share for Indian wallet is not just a missed strategic opportunity, it is a broad line malpractices at the बोर्ड रूम लेवल। तो यहाँ पर जैसा कि आपको मालूम होगा कि चाइना के बाद ये सबसे बड़ा एक कंट्री है जहाँ पर एक घर में लगभग अराउंड 6 लोग रह रहे हैं और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि उनकी जो परचेसिंग पावर बढ़ रही है। तो ये एक मतलब एक बेवकूफ़ी होगी कि अगर आप इस मार्केट को क्या करते हो, नेग्लेक्ट करते हो। तो ये एक
उनकी नाकामी ही कह सकते हो कि एक वो रणनीतिक अपॉर्चुनिटी को नहीं कैच कर पाए, जो भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है या उनके बोर्ड्स हैं। तो इस कारण भी कंपनियां क्या कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया के मार्केट में। दूसरा, सेकंड, शिफ्टिंग द जियो पॉलिटिक्स, राइजिंग यूएस चाइना कंपटीशन इज रीडिफाइनिंग द ग्लोबल लैंडस्केप फॉर इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा क्या है कि यूएस और चाइना के जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, जिसके कारण एक ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है और उसके कारण भी कंपनियां भारत की तरफ रुख कर रही हैं। फोर्सिंग मल्टीनेशनल टू रीथिंक देयर फुटप्रिंट एंड प्रोडक्शन हब। तो यहाँ पर उनके जो प्रोडक्शन हब है उनको रीसेप करने के बारे में भी कंपनियां सोच रही हैं कि कहीं किसी प्रकार के सैंक्शन वगैरह ना लग जाएं या कुछ ऐसा ना हो तो उनको लॉस ना हो। Shabby countries such as the Vietnam have capitalized on this opportunity to great effect, but India is finally getting serious about attracting large scale production and export। तो यहाँ पर वियतनाम ने तो इसे बहुत ही तेजी से कैप्चर कर लिया है, लेकिन इंडिया भी इस चीज़ को सीरियस है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ लाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग उसके यहाँ से हो और फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो। तो इस चीज़ पे इंडिया बहुत सीरियसली काम कर रहा है, लेकिन वियतनाम ने इस चीज़ को बहुत जल्दी ही क्या कर लिया है, अपनी तरफ मोड़ लिया है। मेजर मल्टीनेशनल कंपनीज सच एज सैमसंग हैव इन्वेस्टेड बिलियन इन इंडियन मार्केट एंड मैन्युफैक्चरिंग सच एज सीएसको, नोकिया, एरिक्सन एंड Flex are reportedly waiting new investment that take advantage of the fresh incentive program। तो यहाँ पर सैमसंग तो पहले ही इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन बाकी की जो कंपनियां हैं वो भी क्या कर रही हैं, इन्वेस्टमेंट का सोच रही हैं और बहुत ही जल्द वो मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगी और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी या मददगार साबित होंगी। थर्ड, राइजिंग डिजिटल कनेक्टिविटी, cheap mobile data have powered a revolution across the India's digital economy and connected an estimated 700 million Indian to the internet। तो सबसे बड़ी तीसरी प्रमुख बात यह है कि जो हमारी जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे कि आपको मालूम होगा सबसे सस्ता डेटा जो है इंडिया में है पूरे के पूरे वर्ल्ड में कंपैरेटिवली, ठीक है। तो उसके कारण भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं क्योंकि 700 मिलियन इंडियन उससे क्या है कनेक्ट हो चुके हैं इंटरनेट से। As Mr. Modi has said, more than 500 million Indians still remain offline। तो यहाँ पर जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 500 मिलियन अभी भी कहाँ हैं, मोबाइल से कनेक्ट नहीं हुए, मतलब लगभग इसके ही अराउंड दुगने ही समझ लो आप, दुगने नहीं तो लगभग जो 700 मिलियन इसका आप कंपैरिजन कर लो तो लगभग दुगने को अभी कम होना बाकी है। And rise of these next gen netizens is a key reason why leading global tech companies are investing in India and witnessing acute policy pressure to। और यही कारण है कि बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां जो हैं वो भारत में इन्वेस्ट करने का सोच रही हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया की जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है वो या तो डिजिटलाइज हो चुकी है या होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही सस्ती कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी। Domestic Indian company have also demonstrated their ability to innovate and deliver high quality service at scale। और जो हमारी भारत की भी कुछ कंपनियां हैं वो भी खुद का एक पोटेंशियल दिखा चुकी हैं कि भाई वो भी एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट भारतीयों को दे सकती हैं। The partnership and FDI flow linking multinational and Indian tech firm will continue to unlock shared market opportunity for year to come। तो यहाँ पर चाहे भारत की कंपनियां हो वो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही हो या दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इन्वेस्ट कर रही हो, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रही हैं और वो अपनी शेयर्ड अपॉर्चुनिटी को खोज रही हैं जो भी आने वाले समय में या आने वाले सालों में। फोर्थ, नेशनल रेजिलियंस डिस्पाइट फेसिंग द scores of the novel coronavirus head on, India has managed the pandemic better than many of its western peers। तो यहाँ पर जो जिस प्रकार से भारत ने इतना बड़े पैंडेमिक के होते हुए इतना बड़ा लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन लगाने के बाद जो आर्थिक हालात बने कि इतनी कंट्रैक्शन हुई हमारी जीडीपी, उसके बाद भी उसने जिस तेजी से रीगेन किया कंपैरेटिवली दूसरी पश्चिमी देशों के कंपैरिजन में, तो ये भी एक की रोल अदा कर रहा है और दूसरे इन्वेस्टर्स को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है।
and restored economic activity even before implementing the mass vaccination program. मतलब उसने वैक्सीनेशन प्रोग्राम चालू करने से पहले ही पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक प्रॉपरली खोल दिया इंडिया ने. These are the remarkable development and yet they speak to India underlying resilience even in face of historic challenge. तो यहाँ पर ये दिखाता है कि कैसे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने इंडियंस ने इस मतलब बड़े चैलेंज को कितने लचीले ढंग से मतलब सॉल्व किया और फिर से जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो चालू हो गई. ये एक हिस्टोरिक चैलेंज कहलाते हैं. ये ऐसी महामारी है, इतनी बड़ी पेंडेमिक एक हिस्टोरिक चैलेंज कहलाते हैं. लेकिन फिर भी इंडिया ने और इंडिया के लोगों ने उसे बड़ी ही अच्छी तरीके से हैंडल किया. तो इससे भी हमारी क्या होती है, एक प्रामाणिकता बढ़ती है और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो इन्वेस्ट करती हैं. तो ये सोचती हैं कि भाई यहाँ पर एक सेफ जोन है, यहाँ हम अगर मान लो भविष्य में कुछ होता है तो उसमें भी हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला. दिस ethos will serve India well as it navigate the complex challenge of the 21st century and global investors are clearly taking note. तो यहाँ पर यही कारण है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं इन पतली पतली बारीक फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं और इंडिया में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं. अब है वैल्यू क्रिएशन. Of course, unlocking opportunity tie in Indian market cannot take form of a one-way wealth transfer and companies should not expect a warm welcome without continuously demonstrating their commitment to India. तो यहाँ पर ये डायरेक्ट सिर्फ इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ पैसा आ रहा है और कंपनियां ये सोचेंगी कि पैसा इन्वेस्ट करके वो कमा के वो निकल लेंगी. ऐसा नहीं है. कंपनियों को इंडिया के बारे में, इंडिया की सोच के बारे में सोचना होगा. उनके हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करना पड़ेगा और उनका वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पर पहले जैसे चला कर निकल जाओगे. सक्सेसफुल कंपनी डू दिस बाय प्लेसिंग शेयर्ड वैल्यू क्रिएशन एट हार्ट ऑफ देयर बिजनेस स्ट्रेटजी. तो यहाँ पर जो भी सक्सेसफुल कंपनी है वो इस चीज़ को महत्व देती हैं और अपनी जो की स्ट्रेटजी है उसमें एक महत्व देती हैं कि जहाँ आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो वहाँ के लोगों की परंपराएं, संस्कृति और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको फुलफिल किया जा सके. ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी प्रोडक्ट बनाया और यहाँ पर डंप कर दिया. दे टाई कॉर्पोरेट सक्सेस टू इंडियाज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दे फोर्स एंड्यूरिंग पार्टनरशिप and lasting relationship, elevate and invest in India's talent, align product with Indian taste and ultimately tackle the hardest problem facing India today. तो यहाँ पर वो मतलब इन्वेस्ट कर रही है इंडिया के टैलेंट में और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को इस हिसाब से डिजाइन कर रही है कि वो इंडिया के लिए हो, इंडिया के द्वारा, इंडियंस के द्वारा बनाया गया हो, इंडिया के लिए हो. और इन सब प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं क्योंकि उनको उस लेवल की टेक्निकलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही हैं. लेकिन वो फिर भी इस चीज़ से क्या कर रही हैं, इस हर्डल को ख़त्म कर रही हैं और चीज़ों को धीरे धीरे रिजॉल्व कर रही हैं. चार्टिंग अ पाथ forward in this dynamic growing market will require corporate executive to make new commitment and navigate choppy waters. But for leading companies with global ambitions and willingness to make big bets, the reward investing in the Indian market are substantial as well as worth pursuing. तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल कंपनियां हैं उनके लिए तो सीधी सी बात है कि वो एक नया रास्ता बनाए और अपने कंपनी के नया आयामों को खोलें. लेकिन जो लीडिंग कंपनी है, जो शुरुआत हो रही है और जिनके एम्बिशन है कि वो एक ग्लोबल लेवल पर या वैश्विक लेवल पर अपने उत्पादों को ले जाएं, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. विलिंगनेस टू मेक बिग बेट, रिवार्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इन इंडियन मार्केट आर सब्सटेंशियल वेल वर्थ परसुइंग. तो सीधी सी बात है वो एक संवेदनशील और एक वर्थ परसुइंग होगा और उनके लिए इस हिसाब से सोचने के लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल. सो थैंक यू फॉर टुडे.